आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासरूम चैनल पे। और आज इस चैनल पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। ठीक है, और ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ नोट्स की हेल्प से। और देखिए चैप्टर का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड, तो पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए रूलिंग द कंट्री साइड इट मीन्स ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ठीक है, किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो गाँव के इलाके थे हमारी कंट्री में वहां पे किस तरह से राज किया, किस तरह से धीरे धीरे इन इलाकों को अपने कब्जे में लिया। आए थे वो एज अ व्यापारी, एज अ ट्रेडर्स आए थे, और किस तरह से धीरे धीरे यहाँ के राजा बन गए, शासक बन गए। तो ये सारा जो कंटेंट है वो इस चैप्टर में हम समझेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही। तो कंपनी किस तरह से देखा जाए दीवान के रूप में यहाँ पे बनी, बट उससे पहले थोड़ा सा और भी जान लेते हैं कि धीरे धीरे जैसे दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी, और इसी तरह से उन्होंने जमीन पे शासन चलाने और किस तरह से आमदनी को व्यवस्थित करने के रास्ते भी ढूंढने लगी थी। ठीक है, इन रास्तों में सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो यही चीज थी कि किस तरह से जो उनके बढ़ते हुए खर्चे हैं उनको किस तरह से वो पूरा करें, उसके लिए कहाँ से वो आमदनी जुटाएं। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल एक अच्छा सा रास्ता ये था कि यहाँ पे किस तरह से वो ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करें, ज्यादा से ज्यादा कर जो है वो लगाएं लोगों पे, किसानों पे, जिससे उनकी आमदनी धीरे धीरे और बढ़ती जाए। और इसका बहुत अच्छा जो मौका जो मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को वो तब मिला जब 12 अगस्त 1765 को देखा जाए, जब 12 अगस्त 1765 को जो मुगल बादशाह थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया था। और तब ये बिल्कुल ताकत पूरी आ गई कंपनी के पास, जब वो एक किसी भी इलाके के दीवान बन गए तो वहां से अब ये डायरेक्ट जो था वो चीजों को खरीद सकते थे और टैक्सेस इंपोज कर सकते थे। तो यही बहुत बड़ा बदलाव आया, जो कि हेडिंग में आप देख सकते हैं, द कंपनी बिकम्स दीवान, कि जब कंपनी दीवान बनी और 12 अगस्त 1765 को दीवान बन गई थी। मुगल एम्पायर ने घोषित कर दिया था इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, एज अ दीवान ऑफ बंगाल। कहाँ का? बंगाल का। ठीक है, तो इस प्रोविंस का जो बंगाल का ये दीवान बन गया। तो इन्होंने क्या किया, तो इनके बहुत सारे जो मौके थे, जो प्रयास थे वो यही थे कि इंक्रीज करें रेवेन्यू, यानी टैक्सेस को इंक्रीज करें, जिससे कि काफी ज्यादा जो इंडिया से जो फाइन कॉटन और जो सिल्क क्लोथ था वो चीप रेट पे यहाँ से खरीदे और अपने देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में इन्हें काफी हाई रेट पे बेचे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वो इनकम कमा सके। अच्छा, विद इन 5 ईयर जैसे दीवान बने उसके 5 साल के अंतर्गत ही जो वैल्यू थी गुड्स की जो कि कंपनी खरीदती थी बंगाल में जो बिजनेस करती थी वो डबल हो चुका था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में जो बिजनेस करती थी, जो भी कमाई होती थी वो बहुत ही ज्यादा डबल हो गई थी, यानी बिजनेस बहुत डबल हो गया था। जो चीजें ये लेते थे और यूरोपियन कंट्रीज में बेचते थे, यहाँ से सस्ते दामों पे और वहां पे महंगे दामों पे। तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कंपनी कमा रही थी। और बिफोर 1865 देखा जाए तो जो कंपनी थी यहाँ से जो भी चीजें परचेज करती थी, जो भी मटेरियल गुड्स वगैरह इंडिया से लेती थी, वो इंपोर्ट वहां से क्या होता था, बिजनेस होता था। तो बिजनेस में क्या होता है, जब आप कोई चीज खरीदते हो तो एक्सचेंज होती है चीजें, जब आप कुछ खरीद रहे हो तो आप भी उसके बदले कोई चीज दोगे। तो 1865 से पहले का जो दौरान का जो टाइम था, तो कंपनी यहाँ से जो भी चीजें खरीदती थी, यानी जो भी कॉटन या सिल्क खरीदती थी, उसके बदले में ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर यहाँ के व्यापारियों को देती थी। बट अब देखिए, अब जब बंगाल के जब ये दीवान बन गए तो अब यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर देने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि बंगाल में ही प्रोविंस में जो आप एज अ दीवान जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस लगा रहे हो लोगों पे, तो उसी से आपके पास इतना पैसा, इतना धन आ जाता है कि आपको अपने पॉकेट से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी ऊपरी कमाई से ही आप इन सारी चीजों को खरीद सकते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ बंगाल में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब दीवान बन गई तो इन्हें अपने मतलब अपनी तरफ से गोल्ड सिल्वर देने की जरूरत नहीं थी, बल्कि जो भी बिजनेस यहाँ पे करना था वो किसकी हेल्प से करी थी, बंगाल से ही जो टैक्सेस ले रही थी। ये देखिए कितनी अच्छी मतलब इनकी स्ट्रेटेजी थी कि बंगाल से ही वहीं से अपना पैसा कमाओ और उसी से सारी परचेजिंग भी कर लो, मतलब शॉपिंग भी कर लो। सून इट वाज क्लियर, और ये बहुत क्लियर हो गया कि बंगाल की इकोनॉमी, ठीक है, धीरे धीरे जो थी वो डीप क्राइसिस में आने लगी, क्योंकि बंगाल से ज्यादा जो सारा पैसा था वो कहाँ जाने लगा, वो तो जाने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी यूरोपियन कंट्रीज में जाने लगा, और बंगाल की खुद की जो इकोनॉमी थी दिन पे दिन घटती गई। इसकी वजह से देखिए आर्टिसंस वर डेसर्टिंग विलेजेस सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइसेस। इसी की वजह से जो आर्टिसंस थे, यानी छोटे छोटे जो आर्टिस्ट थे, कलाकार थे और कारीगर थे, उनको बहुत गांव वाले इलाकों में जो ये काम करते थे उनको बहुत आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा लॉस सहना पड़ा। और इसकी वजह से, क्योंकि उनको ये जो भी चीजें वो बनाते थे वो कंपनी को वो बहुत ही कम दामों पे बेचना पड़ता था, उनको मजबूरी में बेचना पड़ता था, इस वजह से उनको कोई प्रॉफिट नहीं होता था इन कारीगरों को। पीसेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज। इसी के साथ देखिए ऐसा नहीं था कि आर्टिसंस जो कारीगर थे उन्हीं की हालत खराब थी, बल्कि साथ में जो पीजेंट्स थे, यानी जो किसान थे, उनकी भी हालत बहुत खराब थी। कैसे? क्योंकि वो धीरे धीरे
उनके भी उनका भी जब इतने ज्यादा उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए गए तो इनके लिए भी मुश्किल होने लगा इन ड्यूज को चुकाने में, ठीक है। और जो भी वो चीजें डिमांड करते थे, जो भी ब्रिटिशर्स, उनको डिमांडों को फुलफिल करने में भी पेजेंट्स जो किसान थे वो अब वो चीजें फुलफिल नहीं कर पाए थे। इसके साथ ही देखिए आर्टिसनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन, जो भी आर्टिस्टिक चीजें बनती थी वो भी बहुत डिक्लाइन होने लगा उनका प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर कल्टीवेशन भी जो थी वो भी दिखने लगा कि धीरे धीरे वो भी कोलैप्स होने वाले हैं चीजें, मतलब एक धराम से गिरने वाली चीजें हैं कि इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होने वाली है। देन इन 1770 आ ट्राइबल फैमिन किल्ड, और इसके साथ ही देखिए 1770 में एक इतना बड़ा अकाली पड़ा जिसके वजह से 10 मिलियन जो पीपल थे बंगाल में वो मर गए। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, और इसकी वजह से 1/3 जो पॉपुलेशन थी वो भी काफी, इससे आप कह सकते हो कि उनको भी परेशानी हुई और उन्हें भी कहीं और जाके नई जगह ढूंढनी पड़ी जाने की, क्योंकि इसके जब चपेट में आप कह सकते हो कि जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, अकाल हो गया, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आती है, तो उसके वजह से काफी सारे लोगों को नुकसान होता है और बहुत सारे जो लोग इतने मर जाते हैं, वो काफी ज्यादा जो पॉपुलेशन थी पूरी पूरी समाप्ति हो गई थी। तो ये देखिए इस अकाल में जैसे लिखा है 1/3 जो पॉपुलेशन थी वो पूरी की पूरी समाप्त हो गई थी। आप देखिए इसके लिए नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये तो समझ लिया था कि उनका जो रेवेन्यू आ रहा है वो किसानों के द्वारा ही आ रहा है और जो छोटे मोटे कारीगर हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्हीं के द्वारा आ रहा है। तो आप क्या होगा कि अब ये भी देखना है कि किस तरह से इकोनॉमी आप और पैसे आपको चाहिए, तो थोड़ा सुधार की भी जरूरत है। तो द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, तो बहुत जरूरत थी यहाँ पे जो एग्रीकल्चर था उसमें किस तरह से सुधार किए जाए। तो इफ द इकोनॉमी वॉज इन ड्यून्स, तो ये इनको समझ में आ गई थी कंपनी वाले लोगों को, दीवानों को, चीज कि इकोनॉमी वॉज इन ड्यून्स, की धीरे धीरे जो इकोनॉमी है वो बर्बाद हो रही है। तो कुड द कंपनी भी सेटन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम, तो क्या आपको लगता है कि इकोनॉमी जब इस तरह से बर्बाद हो रही है तो क्या कंपनी आगे चल के इस रेवेन्यू इनकम को कमा पाएगी? तो मोस्ट जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये बात अच्छे से समझ ली थी और उन्होंने चाहा कि अब इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है इस लैंड में, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए। देखिए अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना है, उसके लिए भी उनके पास स्ट्रैटेजी थी। तो ये तो इन्होंने समझ लिया कि हाँ हमें लैंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, इनकरेज करना है लोगों को ताकि वो इन्वेस्टमेंट करे लैंड में, मतलब जमीनों में, भूमि में फर्टिलिटी बनाए और ज्यादा से ज्यादा उसमें खेती हो सके, ठीक है, एग्रीकल्चर इंप्रूव हो सके। अब इसके लिए क्या किया जाए, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, पर करें कैसे? तो इसके लिए देखिए आफ्टर 2 डेकेड्स ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, ठीक है, 2 डेकेड्स तक इस सवाल पे इस पे पूरा डिबेट चला और उसके बाद कंपनी ने फाइनली इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बहुत जरूरी है, आपको याद रखना है, इन 1793 में इंट्रोड्यूस हुआ और बाय द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, इसके अंतर्गत क्या हुआ, सेटलमेंट की गई। देखिए नाम ही से समझ में आ रहा है, परमानेंट यानी हमेशा के लिए, सेटलमेंट जो कुछ एक पॉइंट पे हम एग्रीमेंट कर लें, कॉन्ट्रैक्ट कर लें। तो इसी तरह से टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट के अंतर्गत जो राजाज और जो तालुकदार थे, ठीक है, राजाज आपको पता है कि राजाओं के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन गांव होते थे, इसी तरह से तालुकदार भी जो होते थे वो डिफरेंट डिफरेंट तालुकाए, यानी जो गांव होते थे 10-10 गांव, 20-20 गांव को एक तालुकदार होता था, तो उनके अंदर काफी सारी जमीन उनके अंतर्गत आ जाती थी। तो उनको अब ये जो राजाज और तालुकदार होते थे उनको जमींदार की उपाधि दे दी गई, यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको राजा और तालुकदार नहीं बल्कि जमींदार का नाम दे दिया गया। अच्छा, अब इसके साथ ही उनको क्या बोला गया, इन राजाज और तालुकदार को जब जमींदार बना दिया गया, घोषित कर दिया गया, तो इनको भी तो कुछ काम दिया होगा ना। तो काम ये था इनका, दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट, ठीक है, ये जो जमींदार थे यानी राजा और तालुकदार से जो आप जमींदार बन गए, तो इन जमींदार को कहा ब्रिटिशर्स ने कि आपका काम ये है कि आप जो है वो टैक्सेस यानी जो रेंट है वो कलेक्ट करेंगे, किनसे, किसानों से, और पे रेवेन्यू टू द कंपनी, आप कंपनी को रेवेन्यू देंगे, ठीक है, राजस्व जो है आप उसको पे करेंगे कंपनी को, और द अमाउंट टू बी फिक्स परमानेंटली, और जो अमाउंट आपको हर साल जो भी पे करना है कंपनी को वो इन्होंने फिक्स कर दिया था, यानी परमानेंटली फिक्स कर दिया था, मतलब कोई बदलाव नहीं। अगर साल में 1000 देना तो मतलब 10 साल के लिए अगर तय हुआ तो आप 1000 ही दोगे कंपनी को। तो इस तरह से इन्होंने फिक्स कर दिया था। ये देखिए मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि सिर्फ सपोज फॉर 1000 दैट इज इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर, तो दिखा है देखिए फ्यूचर में ये इंक्रीज नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से तय कर लिया गया, इस वजह से इसको परमानेंट सेटलमेंट के नाम से बोला गया। इसके बाद देखिए क्या होता है, तो it was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers and at the same time encourage the जमींदार to invest in improving the land। तो इससे देखिए क्या हुआ, एक रेगुलर फ्लो पूरी उम्मीद हो गई कि एक रेगुलर फ्लो, ठीक है ना, चाहे अकाल पड़े चाहे कुछ भी हो, मगर जो कंपनीज का जो कॉफर्स है, ठीक है, जो खजाना है वो तो हमेशा ही भरता रहेगा। जो फ्लो है रेवेन्यू का, जो राजस्व का यानी जो टैक्सेस का है, पैसे हैं वो आते ही रहेंगे। और इसके साथ ही जमींदार, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा उन्हें भी कमाना है, तो इसके लिए जमींदार भी क्या करेंगे, लैंड को इंप्रूव करने के लिए अपने आप ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे। देखिए लिखा है इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी नहीं देगी, जमींदार खुद इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। सिंस
the revenue demand of the state would not be increased, the जमींदार would benefit from increased production from the land। क्योंकि इससे क्या फायदा होने वाला था जमींदार को, क्यों वो इंकरेज होंगे, क्यों भूमि सुधार करेंगे, क्यों पैसा लगाएंगे, क्योंकि जमींदार को भी अगर, क्योंकि जो परमानेंट सेटलमेंट के हिसाब से जो कंपनी को पैसे देना है वो तो फिक्स हो गया है। इट मीन्स अगर प्रोडक्शन ज्यादा होती है और ज्यादा इनकम होती है तो वो सेव करेगा कौन, जमींदार सेव करेगा, यानी उसकी पॉकेट में जाएगा। इस वजह से जमींदार भी सोच सकता था कि मैं थोड़ा सा पैसा लगा दूं जमीन पे ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए। इसके बाद ये देखिए, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया 1006 हो गया, तो अगर सपोज करिए उस लैंड ऑफ पीस से जो जमींदार के अंतर्गत है और किसान वहां खेती करेगा, 2000 रुपए की कमाई होती है, तो 1000 तो वो किसको दे देंगे, कंपनी को, और जो 1000 बचा वो जमींदार की पॉकेट में चले जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सेटलमेंट के अकॉर्डिंग जमींदार को भी काफी फायदा होने लगा और काफी ज्यादा जमींदार एरियाज में देखा भी गया कि जमींदार काफी अमीर भी हो गए। इसके बाद देखिए प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। द प्रॉब्लम ये कि जब परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, काफी इससे परमानेंट सेटलमेंट देखिए कोई भी चीज होती है तो ऐसे नहीं कि उसके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो इसी तरह से कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई इससे। और क्या प्रॉब्लम्स हुई, कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर दैट द जमींदार वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। कंपनी ऑफिशियल्स ने एक चीज ये देखी कई जगह पे कि जो जमींदार हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे पैसा किस चीज में, इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, कि जमीन को ज्यादा से ज्यादा सुधार किया जाए लैंड में। द रेवेन्यू दैट हैज बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। और जो रेवेन्यू जो फिक्स किया गया था कंपनी के द्वारा वो इतना ज्यादा था कि जो जमींदार थे उनके लिए मुश्किल हो रहा था उस पैसों को चुकाने के लिए, ठीक है। जो कंपनी ने तय किया था परमानेंट सेटलमेंट के हिसाब से कि आपको पर ईयर इतना पैसा देना है, तो जमींदार अब खुद इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे कि इंप्रूवमेंट हो लैंड में और ज्यादा प्रोडक्शन हो, और इसके साथ ही इतना ज्यादा हाई रेट था कि वो मुश्किल हो रही थी उनको कंपनी को ये रेवेन्यू पे करने में। इसके बाद ये देखिए, अगर कोई रेवेन्यू पे करने टाइम पे कर नहीं पाता था तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, ठीक है। तो इसके से काफी सारे जो जमींदार थे उनकी संपत्ति को छीना गया और ऑक्शन यानी नीलामी में बेच दिया गया दूसरे जमींदारों को, ठीक है। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज। अच्छा, शुरुआत के अगर 19th सेंचुरी के शुरुआती दौर में देखे तो सिचुएशन बदल गई थी और जो प्राइसेस था मार्केट में वो बहुत ही ज्यादा रेट बढ़ गया था और कल्टीवेशन जो था वो थोड़ा सा कम हो गया था, स्लो हो गया था। दिस मीन्ड एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस, ठीक है। इससे क्या हुआ, थोड़ा जो फायदा था वो जमींदार को तो मिला बट कंपनी को कोई फायदा नहीं मिला क्योंकि उन्होंने पहले से रेवेन्यू जो था वो फिक्स कर रखा था, परमानेंट कर रखा था। तो अब अगर जब प्रोडक्शन ज्यादा हुई तो वो ये नहीं बोल सकते कि हमें ज्यादा रेवेन्यू दो क्योंकि हमने तो पहले से परमानेंट फिक्स कर दिया है। तो इवन देन द जमींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग लैंड, मगर फिर भी उसके बावजूद भी जो जमींदार थे वो देखिए हर कोई अपना ज्यादातर फायदा कमाना चाहता है बट वो खुद अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना चाहता। जहां खर्चे की बात आती है वो नहीं करना चाहते, बट अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो इनकम सबको अच्छी लगती है, ठीक है। सम हैड लॉस, इसके से देखिए काफी ज्यादा अर्ली ईयर्स में देखा गया कि जमींदार ने काफी सारा अपने जो लैंड से वो लॉस हो गए उनसे, मतलब उनसे छीन लिए गए। अदर्स नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, और बाकी जो दूसरे जमींदार थे उनके भी पॉसिबिलिटी जो थी अर्निंग की वो इसी बेस पे थी, अगर वो ट्रबल विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट की, ना वो कोई ट्रबल लेना चाहते हैं और ना ही कोई रिस्क लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो ठीक है वो अर्निंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज में। एज लॉन्ग एज द जमींदार कुड गिव आउट द लैंड टू टेनेंट्स एंड गेट रेंट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड, और जैसे जमींदार अपनी जो जमीन होती थी वो किसानों को रेंट पे दे देते थे काम करने के लिए, वहां पे खेती करने के लिए, और जो भी प्रॉफिट होता था वो उनको दे दिया जाता था। जैसे वो उनको देते थे तो उसके बाद उनको जमींदार को कोई मतलब ही नहीं होता था उस लैंड से, बस पैसों से मतलब होता था, बाकी उससे मतलब नहीं था कि उसमें अगर कुछ भी फसल बर्बाद हो गई है, बस उन्हें पैसों से मतलब था। तो ऑन द अदर हैंड ये जो ब्रिटिशर्स चाहते थे वैसे वो जमींदार भी ट्रीट कर रहे थे। तो ऑन द इसके अलग दूसरी तरफ देखें तो इन द विलेजेस, जो गाँव के इलाके में, द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव, जो कल्टिवेटर था जो फसलों को उगाता था उसको इस तरह का जो सिस्टम था बहुत ही खतरनाक लगा, बुरा लगा। और द रेंट ही पेड टू द जमींदार वाज हाई, जो भी रेंट वो जमींदार को दे रहा था वो बहुत ही ज्यादा था। एंड हिज राइट ऑन द लैंड वाज इनसिक्योर, और जो उसका अधिकार था जमीन पे वो तो कुछ था ही नहीं, सारी जमीन जो थी वो जमींदार की थी, मेहनत उसकी थी और पैसा भी उसका नहीं था, यानी इनकम भी उसका नहीं, जमीन भी उसकी नहीं। तो क्या फायदा ऐसी जमीन पे काम करके, मतलब पूरी मेहनत करके। तो जमींदार और जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो टैक्स लगाई थी जमींदार को परमानेंट सेटलमेंट के हिसाब से कि जमींदार को जो देना है वो कम थी, और जमींदार जो लगा रहे थे किसानों पे वो बहुत ही ज्यादा थी, यानी डबल लेते थे और फिर उसका हाफ देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को और हाफ अपने पास रख लेते, हाफ क्या हाफ से ज्यादा रख लेते थे, तभी ये काफी अमीर हो गए। इसके बाद देखिए आप थोड़ा सा था कि
जब इस तरह की चीजें होने लगी तो पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक और कभी कभी ये भी होता था कि किसानों को अपने ये इस तरह के जो कर्ज थे उनको चुकाने के लिए जो मनी लैंडर्स होते थे उनसे जो वहां पे कह सकते हो कि जो पैसे देते थे उनको उधार, तो उनसे पैसे लेके इनको चुकाने पड़ते थे और इस तरह से वो अपने रेंट को पे करने में फेल हो जाते थे और उनकी जो जमीन थी वो भी छीन ली जाती थी और आगे की जनरेशन भी एक कह सकते हो कि इस तरह के कर्जों में दब जाती थी। सिस्टम अब एक न्यू सिस्टम की उम्मीद थी कि एक नया सिस्टम आए जिससे कुछ सुधार हो सके। तो अर्ली 19th सेंचुरी में मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने कन्विंस किया कि एक सिस्टम होना चाहिए, नया सिस्टम होना चाहिए रेवेन्यू का, और वो चेंज भी होता रहना चाहिए, यानी परमानेंट सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए, बल्कि टाइम टू टाइम ये चीजें चेंज होती रहनी चाहिए। तो इसके लिए कंपनी को जरूरत थी बहुत और भी पैसों की ताकि वो एक्सपेंस कर सके एडमिनिस्ट्रेशन में और ट्रेड में। इसके साथ ही देखिए जब नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो थी बंगाल प्रेसिडेंसी, वहां पे काफी सारा जो एरिया था वो उत्तर प्रदेश का भी था उस टाइम, और इंग्लिश में था एक कॉल्ड हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। इसने एक न्यू सिस्टम को बनाया इन 1822 और उसने ये भी महसूस किया कि जो विलेज होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं नॉर्थ इंडियन सोसाइटी के और इनको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। अंडर हिज डायरेक्शन, ठीक है, इसके अंतर्गत इसके निर्देश के अनुसार ही जो कलेक्टर्स थे वो जगह जगह विलेज टू विलेज गए और उन्होंने लैंड को देखा, इंस्पेक्ट किया, निरीक्षण किया, मेजरिंग द फील्ड्स, खेतों को भी मेजर किया, रिकॉर्ड किए कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, रिकॉर्ड भी किया डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स और किस तरह का संस्कार और कस्टम्स है वहां पे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स कौन कौन से रहते हैं। इसके बाद पूरी इतनी जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने एस्टिमेट किया रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट, हर एरिया के हिसाब से कि किस हिसाब से वहां प्रोडक्शन होती है उस हिसाब से रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया और इसको एडेड कर दिया गया, कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज महल हैड टू पे। तो देखिए हर एक विलेज को वहां पे महल के नाम से जाना जाता था। तो ये भी बता दिया कि आपके जमीन के हिसाब से कि आपकी उपजाऊ जमीन है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो इन सब चीजों को देखते हुए रेवेन्यू जो था वो फिक्स कर दिया कि इस विलेज ये वाला जो गांव है इतना देगा पैसा और इतना वाला ये जो गांव है ये इतना रेवेन्यू देगा। तो दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली, और इस तरह की जो डिमांड थी जो ये रेवेन्यू चुकाने वाली वो भी पीरियोडिकली यानी समय के अनुसार ये बदलती भी गई, यानी रिवाइज उसको बेहतर करता गया। ये ऐसा नहीं था कि इसको परमानेंटली फिक्स नहीं किया गया, जैसे कि परमानेंटली फिक्स में एकदम फिक्स हो गया था, बट यहाँ पे ये चेंज होती गई, ठीक है। अगर प्रोडक्शन आपकी ज्यादा होगी तो आपको अलग ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन। अच्छा अब देखिए जो ईस्ट इंडिया के जो ऑफिसर्स है वो खुद नहीं जाते थे जगह जगह रेवेन्यू लेने, आप वो क्या करते थे, पहले भी यही था अभी भी यही था, पहले उन्होंने जमींदार को दे दिया था चार्ज। आप देखिए इस सिस्टम के अंतर्गत जो कलेक्शन करना था रेवेन्यू का वो कंपनी को जो पे करना था इसके लिए विलेज हेडमैन को अपॉइंट किया गया और विलेज हेडमैन जो था वो लोगों से टैक्स लेगा और वो फिर कंपनी को पे करेगा, ना कि जमींदार, ठीक है। जमींदार वाला परमानेंट सेटलमेंट में था, अब इस वाले में नहीं है। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द महलवारी सेटलमेंट, और इस सेटलमेंट का जो नाम था वो महलवारी सेटलमेंट था। महलवारी देखिए हर एक गांव को महल कहा जाता था, इस इसका सिस्टम था महलवारी सेटलमेंट। इसके बाद आते हैं मुनरो सिस्टम क्या था। तो देखिए इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ साइड में देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। तो यहाँ भी थोड़ा सा अलग था, परमानेंट सेटलमेंट के अलग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए तो एक कह सकते हैं कि नॉर्थन साइड में ये वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए, अब सदर्न साइड में कौन सा मुनरो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा यहाँ पे क्या था, एक न्यू सिस्टम को डिवाइस किया गया जिसका नाम था रैयतवारी, ठीक है, रैयतवर या रैयतवारी सिस्टम था। इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रेड इन सम ऑफ द एरियाज दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर विद द टीपू सुल्तान, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे ट्राई किया और स्मॉल स्केल पे ट्राई किया, और किसने, कैप्टन अलेक्जेंडर ने, ठीक है। ये आपने कॉन्टेक्स्ट जो है थोड़ा सा पढ़ा भी होगा पहले भी, और कंपनी आफ्टर द वॉर विद टीपू सुल्तान, तो उसके बाद की ये चीजें हैं। इसके बाद देखिए सब्सिक्वेंटली डेवलप, इसके बाद जो था वो थॉमस मुनरो ने इसको डेवलप किया, इसी वजह से इसको मुनरो सेटलमेंट या सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि थॉमस मुनरो ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, डेवलप किया था। दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर द साउथ इंडिया। देखिए साउथ इंडिया में, याद रखिएगा साउथ इंडिया में हुआ था परमानेंट सेटलमेंट, और जो महलवारी सिस्टम था आपका बंगाल और नॉर्थ में हुआ था, और ये जो था आपका सदर्न साइड में हुआ था, ठीक है। अच्छा रेड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वाज नो ट्रेडिशनल जमींदार, ठीक है। तो रेड और मुनरो ने जो थे वो फेल्ट क्या कि यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल जमींदार सिस्टम की जरूरत नहीं है, और जो सेटलमेंट थे उसके लिए इन्होंने आर्ग्यू किया दैट हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स, कि जो सेटलमेंट्स है उसमें आर्ग्यू जो भी चीजें हैं डायरेक्टली जो टैक्सेस लेना है वो डायरेक्टली बात करो कल्टीवेटर से, यानी कल्टीवेटर्स को क्या बोलते थे, रैयत, ठीक है। जो फसलों को उगाते थे उनको रैयत नाम से भी जाना जाता था, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशन, ठीक है, जो कि टिल्ड करते हैं यानी खेतों को कल्टीवेशन करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। देयर फील्ड्स हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर
द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड। ठीक है, इन खेतों को केयरफुली देखना है और सेपरेटली सर्वे भी किया बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड, कि कर लेने से पहले पहले अच्छे से स्टडी कर लो इन फील्ड्स को। इसके बाद देखिए मुनरो ने ये भी देखा कि ब्रिटिश जो लोग हैं उनको किस तरह से एक्ट करना चाहिए। ये बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोली कि मुनरो ने ये कहा कि हमें जो ब्रिटिशर्स है उनको एक्ट करना चाहिए पैटर्नल फादर की तरह, जैसे एक पिता पूरी अपनी लोगों की अपने घर की रखवाली करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह से ब्रिटिशर्स को भी जो रैयत हैं जो उनके लिए फसलें उगा रहे हैं उनको पूरा प्रोटेक्शन यानी संरक्षण करना चाहिए उनका। ऑल वॉज नॉट वेल, देखिए सब चीजें अच्छी नहीं थी। विद इन अ फ्यू ईयर्स देखा गया कि जो न्यू सिस्टम्स वो इम्पोज किए गए, इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद देम। ठीक है, सब कुछ सही नहीं था। ड्रिवन विद द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिसर फिक्स टू हाई रेवेन्यू डिमांड। देखिए मुनरो के इतने कहने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा उनकी इच्छा थी कि ज्यादा ज्यादा इनकम कमाए यहाँ के लैंड से, और इस वजह से उन्होंने रेवेन्यू जो था, जो टैक्स था, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए जो पीजेंट्स थे वो इन सब टैक्सेस को देने, क्योंकि इतनी कमाई नहीं होती थी जितना किसानों को पे करना पड़ता था, तो बिल्कुल खुशी नहीं होती थी उन्हें किसी चीज की, वो अनेबल टू पे थे। और इसी वजह से कई सारे जो रैयत थे यानी जो कल्टीवेटर्स थे वो इन सारी जगहों को छोड़ के भाग भी गए कहीं और इलाकों में। एंड विलेजेस बिकेम डेजर्टेड इन मैनी, और कई कई इलाकों में, गाँव में जो इलाके थे, जो खेती जहाँ पे अच्छी खासी होती थी, अब जब किसान ही वहां का चला गया तो खेती कौन करेगा, तो इस वजह से ये जो इलाके थे धीरे धीरे रेगिस्तान बन गए। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक ऑफिसर हैड इमेजिन्ड दैट द न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म द पीजेंट्स इनटू रिच इंटरप्राइजिंग फार्मर्स, बट दिस डिड नॉट हैपन। तो जो ऑप्टिमिस्टिक जो थोड़े ये कह सकते हो कि जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं लोग, तो स्टडी करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं भविष्य के बारे में, पहले भविष्यवाणी कर देते हैं, तो उन्होंने भी कल्पना की थी कि न्यू सिस्टम लाने से शायद ट्रांसफॉर्मेशन हो, पीजेंट्स की थोड़ी सी हालत सुधरे और फार्मर्स भी थोड़े से प्रोटेक्ट हो, बट ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। क्रॉप्स फॉर यूरोप, अच्छा आप देखिए कि कौन कौन सी फसलें यहाँ से उगाई जाती थी यूरोप के लिए। तो इन सारे इलाकों में, गांव वाले इलाकों में ये तो था कि एक नॉट ओनली ईल्ड रेवेन्यू, इट कुड आल्सो ग्रो द क्रॉप दैट यूरोप रिक्वायर्ड। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ लोग यहाँ पे जो भी फसलें उगाते थे उससे रेवेन्यू पे किया जाता था ब्रिटिशर्स को, बट उनके लिए ही, यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी कुछ स्पेशल फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, अभी कौन सी स्पेशल फसलें थी आपकी? ओपियम थी, इंडिगो। ठीक है, ओपियम क्या है? अफीम को कहते हैं। ठीक है, और ओपियम एक काइंड ऑफ ड्रग्स होता है जो मेडिसिन में भी यूज करते हैं, और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि ड्रग्स यूज होते हैं। तो ये था आपका, और साथ ही इंडिगो यानी ब्लू डाई, जो सूती कपड़ा होता है उसको कलर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, एक नीला कलर देने के लिए। और इंडिगो जो था, इंडिया का इंडिगो जो था वो बहुत ही फेमस था। आप इसमें और भी पढ़ोगे, वोट के बारे में पढ़ोगे कि वहां की बाकी कंट्रीज में, जो यूरोपियन कंट्रीज में, कैरेबियन या कुछ इलाकों में वॉट नाम का एक पौधा उगाया जाता था जिससे भी ब्लू कलर का डाई मिलता था, बट उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी जितने इंडियन इंडिगो का होता था। और उस टाइम तक काफी ज्यादा इंडिगो जो था वो इंडिया से ही जाता था। तो आप देखिए और भी कुछ फसलें थी, जैसे जूट था, बंगाल में उगाया जाता था, ये भी यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता था। टी इन आसाम में उगाई जाती थी, शुगर केन उगाया जाता था यूनाइटेड प्रोविंसेस, नाउ उत्तर प्रदेश। ठीक है, उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जिसको जाना जाता था। वीट उगाया जाता था पंजाब में, कॉटन महाराष्ट्र में, एंड पंजाब राइस इन मद्रास। तो ये सारी चीजें यहाँ फसलें उगाई जाती थी। अच्छा अब देखिए वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। देखिए ये चीज मैं आपको बताई थी कि इंडिगो की इतनी क्यों डिमांड थी। ठीक है, तो जो भी इंडिया से जो रॉ मटेरियल लिया जाता था कॉटन, और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता था, ये क्लोथ बनते थे इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, तो उन्हें डाई करना था क्लोथ को, और इसके लिए इंडियन इंडिगो जो था उसकी बहुत डिमांड थी, और ये यूरोपियन मार्केट में पहुंचता था, यहाँ से पहुंचाया जाता था, और स्मॉल अमाउंट्स में उस टाइम पहुंचाया जाता था। बट धीरे धीरे इसकी जो प्राइस थी वो बहुत हाई थी, और यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर इतनी डिपेंड होने लगा ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वॉड। ठीक है, क्योंकि इतनी सप्लाई, इतनी ग्रोथ यहाँ पे होती नहीं थी उस टाइम तक तो इंडिया में। तो इसके लिए यूरोपियन क्लोथ जो मैन्युफैक्चर करते थे उनको एक दूसरे पौधे यानी वॉड, जो मैंने आपको बताई थी, जो वॉयलेट कलर का ब्लू डाई प्रोवाइड करता था, तो इस पे डिपेंड होना पड़ता है। ये जो पौधा था टेम्परेट जोन्स में, कुछ इलाकों में यूरोप में उगता था, नॉर्थ इटली, सदर्न फ्रांस, और इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी, ब्रिटेन में। और कंपटीशन इतना हाई था फ्रॉम इंडिगो, what producer in Europe pressurized the governments to ban the import of indigo। वहां की गवर्नमेंट ने, क्योंकि इंडिगो इतना अच्छा आता था इंडिया का, कि इसके वजह से इनका जो वॉर्ड वाला जो डाई होता था वॉयलेट कलर का वो इतना बिकता नहीं था। तो वहां की गवर्नमेंट जो थी इन कंट्रीज को प्रेशराइज भी किया था कि इंडिगो को बैन कर दिए, जिसका इंपोर्ट मत करिए, क्योंकि इनका वॉर्ड कोई लेना नहीं चाहता था। बट देखिए जो क्लोथ डायर्स थे, जो क्लोथ को रंगते थे, उनका कहना था वो प्रेफर करते थे इंडिगो को एज अ डाई, क्योंकि इंडिगो काफी अच्छा था, इससे एक रिच ब्लू कलर मिलता था, जबकि जो वॉर्ड था उससे एक वॉयलेट कलर मिलता था, और वो कुछ समय बाद पेल यानी पीला भी पड़ जाता था और डल पड़ जाता था। तो इस वजह से जब क्लोथ डायर्स जो थे वो प्रेफर करते थे इंडिगो को। और 17th सेंचुरी तक जो यूरोपियन क्लोथ
जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने प्रेसिडेंट कर लिया गवर्नमेंट को टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट, कि ठीक है आप ये जो बैन है आपने लगाया इंडिगो इंपोर्ट पे, ये हटा दीजिए और आने दीजिए इंडिगो को, क्योंकि जो क्लोथ डायर्स है वो उसको प्रेफर कर रहे थे और क्वालिटी भी अच्छी थी। तो फ्रेंच बिगन कल्टिवेटिंग, और इसके वजह से फ्रेंच जो थे उन्होंने बिगन कर दिया कल्टिवेशन करना इंडिगो, कहाँ पे, सेंट डोमिंगो इन द कैरिबियन आइलैंड जो मैंने आपको बताया था, और पोर्टुगीज इन ब्राजील और इंग्लिश इन जमैका और स्पेनिश इन वेनेजुला। इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ तक कि नॉर्थ अमेरिका में भी कुछ पार्ट्स में उगाया जाने लगा। अच्छा, एंड ऑफ द 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जो डिमांड थी इंडियन इंडिगो की वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ब्रिटेन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट कर लिया और जो कॉटन प्रोडक्शन था उसको भी एक्सपेंड कर लिया, क्रिएटिंग इनोमस न्यू डिमांड फॉर क्लोथ डाइज। और इसकी वजह से कॉटन प्रोडक्शन इतना बढ़ गया, टेक्सटाइल बिजनेस इतना बढ़ गया, तो बिल्कुल वो क्लोथ को रंगने के लिए डाई की जरूरत ज्यादा डिमांड होने लगी। अब इसके लिए बिल्कुल आप समझ सकते हो कि इंडिया से ही जाने वाला था, और इंडिया से वेस्ट इंडीज और अमेरिका कॉलेज फॉर वैरायटी ऑफ रीजन। बिटवीन 1783 से 1789 जो प्रोडक्शन था इंडिगो का इन द वर्ल्ड फेल बाई हाफ, ठीक है, आधा हो गया। और क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। और अब जो है जो ब्रिटेन में जो क्लोथ डायर्स हैं वो उन्हें नई जगह चाहिए इंडिगो सप्लाई के लिए, ताकि इंडिगो को सप्लाई की जाए। और इसके लिए फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो भी प्रोक्योर, अब इनको लगने का इंडिगो कहाँ से आएगा। तो फिर ब्रिटेन जो था इंडिया की तरफ देखने लगा और इंडिया की तरफ टर्न किया इसने, और उसने लगा कि इंडिया से इंडिगो आ सकता है, क्योंकि एक कह सकते हो कि क्लाइमेटिक कंडीशन काफी सुटेबल थी। तो फेस विद द राइजिंग इतनी डिमांड जब यूरोप में बढ़ गई इंडिगो की, तो कंपनी ने क्या कहा, इन इंडिया लुक फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन। तो कंपनी ने सोचा क्यों ना इंडिया में ही ज्यादा लैंड में इंडिगो कल्टिवेशन किया जाए। अब इसके लिए उनको अच्छा मौका भी मिल गया, जब वो दीवान बन गए बंगाल के तो उन्हें एक्सपेंड कर लिया रैपिडली, और बंगाल में इंडिगो जो था वो स्टार्ट कर लिया और वर्ल्ड मार्केट में सप्लाई भी होने लगा। 1788 में ओनली अबाउट देखा जाए 1788 में तो 30% जो इंडिगो था वो इंपोर्ट किया जाता था इंडिया से इनटू ब्रिटेन, ठीक है। उसके बाद देखिए 1810 में देखा गया द प्रोपोर्शन जो था वो 95%, यानी देखिए पहले 30% और अब सीधे 95% जो यूरोपियन कंट्रीज में जो इंडिगो आता था वो इंडिया से आता था। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंडिगो यहाँ पे उगाया जाता था। और ये देखिए ऐसा नहीं था फार्मर्स यहाँ अपनी मर्जी से उगाते थे, बल्कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उनसे जबरदस्ती उगवाते थे ये फसलें को, इंडिगो को, ठीक है। यहाँ देखिए इंडिगो ट्रेड ग्रू, कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल तो कंपनी बिगिन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। यहाँ तक कि जो कमर्शियल एजेंट्स और जो ऑफिशियल थे कंपनीज के, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा फायदा होने लगा, तो इंडिगो प्रोडक्शन में वो इन्वेस्ट करने लगे। और यहाँ पे लोगों को उन्होंने बीज भी सीड भी लाके दिए और उगाने के लिए उनको मजबूर किया और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वहां पे अर्न किया, ठीक है। तो कंपनी ऑफिशियल्स ने लेफ्ट दिया जॉब, यहाँ तक कि ये भी देखा गया कि कितना ज्यादा प्रॉफिट जब इंडिगो उगाने में हो रहा है, तो काफी सारे कंपनी ऑफिशियल्स ने अपनी जॉब छोड़ दी और इंडिगो बिजनेस में हाथ आजमाया अपना और एक्सपेक्ट किया प्रॉस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट्स कमाए। और न्यूमरस स्कॉट्समैन और इंग्लिशमैन केम टू इंडिया एंड बिकेम प्लांटर्स। इसके साथ ही काफी सारे स्कॉट्समैन इंग्लिशमैन जो थे वो इंडिया में आए और प्लांटर्स बन गए। दोज हु हैड नो मनी, और जिसके पास मनी नहीं था टू प्रोड्यूस इंडिगो, कुड गेट लोन फ्रॉम द कंपनी। देखिए जिनके पास पैसा नहीं था तो उन्होंने क्या किया, इंडिगो उगाने के लिए कंपनी से लोन लिया। एंड द बैंक दैट वर कमिंग अप एट द टाइम, और उसी हिसाब से जो बैंक थी वो भी इंट्रोड्यूस हुई जहां से बैंक से लोन लिया सकते थे। हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, देखिए इंडिया में इंडिगो जो कल्टिवेशन होता था वो दो तरीके से होता था, एक होता था निज और एक रैयती, यानी दो तरह के सिस्टम होते थे जिससे जो नील का उत्पादन होता था, यहाँ पे हिंदी में इंडिगो को नील कहते हैं। तो नील उत्पादन जो था वो दो तरीकों से होता था, एक निज और कल्टिवेशन और एक आपका रैयत कल्टिवेशन भी कह सकते हैं। देखिए निज कल्टिवेशन क्या होता था, जहाँ पे जो प्लांटर है, ठीक है, वो प्लांट करेगा इंडिगो इन ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, यानी लैंड में, और जो कि डायरेक्टली अपने आप ओन कर रहा है। अच्छा, रैयत सिस्टम में क्या होता था, जो प्लांटर्स होते थे वो पीजेंट्स यानी किसानों को फोर्स करते थे कि वो फसल उगाएं, जिनको रैयत नाम से जाना जाता था, इस वजह से इसको रैयत सिस्टम भी बोलते थे, ठीक है। ये देखिए लिखा भी है कि निज कल्टिवेशन है ना, प्लांटर्स जो थे वो इंडिगो अपने लैंड में और डायरेक्टली कंट्रोल करते थे। तो ये सही चीजें हैं। इसके बाद देखिए प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है, द प्रॉब्लम विद निच कल्टीवेशन। क्या प्रॉब्लम थी, जो प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड। दिक्कत ये थी कि जो इंडिगो है वो फर्टाइल लैंड में सिर्फ उपजाऊ भूमि पे भी उगाया जा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा जो उपजाऊ भूमि है वहां पे तो पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा रहती है। तो आप ये सोचिए जहां पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां तो खेती करने की जगह कम है, इस वजह से इंडिगो इतना ज्यादा यहाँ पे उगाया नहीं जा सकता। तो सिर्फ ओनली स्मॉल, सिर्फ छोटे छोटे
प्लॉट्स में ये उगाया जा रहा था, जो कि काफी नहीं था क्योंकि डिमांड तो बहुत ज्यादा थी इंडिगो की। तो प्लांटर्स को लगा कि बहुत लार्ज एरिया चाहिए इनको जहाँ पे ये इंडिगो को उगाए, प्लांटेशन करें। देखिए प्लांटेशन का मतलब ये होता है कि ज्यादातर बड़े लार्ज पीस में कोई फसल उगाना हो, किस लिए? फॉर सेलिंग पर्पज, ठीक है, बेचने के हिसाब से। तो वेयर कुड दे गेट, और कहाँ से ये इलाका वो मिले उन लोगों को, ब्रिटिशर्स को? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, लीज पे जमीन खरीदी, ठीक है, लेना स्टार्ट किया अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री, और इंडिगो फैक्ट्री भी वहीं पास में लगाई, ठीक है। और जो किसान थे उनको उनकी जमीन से हटा भी दिया गया है, ऐसे भी कई जगह हुआ। इस वजह से काफी ज्यादा झगड़े मतभेद होने लगे, टेंशन होने लगी। जो लेबर इजी टू मोबिलाइज, लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट। आप देखिए, आप लार्ज प्लांटेशन तो लगा दिया, वर्कर्स भी तो चाहिए ना काम करने के लिए। एंड लेबर वाज नीडेड स्पेशली एट अ टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन। और उसी टाइम जो किसान होते थे वो अपने खेतों में भी चावल उत्पादन करते थे, ठीक है। जब इसकी खेती होती थी नील की, तब उनके पास भी इतना काम होता था, तो वो किस तरह से वर्कर्स भी, लेबर्स भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई थी। अच्छा, नीच कल्टीवेशन तो ऐसा ही दिक्कतें थी। नीच कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड, काफी ज्यादा यहाँ पे प्लॉ यानी खेतों को जोतने के लिए बुलक कार्ट चाहिए होती थी, बैल चाहिए होते थे। अगर 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लॉज, ठीक है, तो 2 प्लॉज की यहाँ पे जरूरत पड़ती थी अगर आप 1 बीघा इंडिगो कल्टीवेशन को कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक प्लांटर को 1000 बीघा जो होते हैं, अगर आपको इतने में खेती करनी है तो आपको 2000 प्लॉज की जरूरत पड़ती थी। इसके साथ ही इन्वेस्ट करना पड़ता था परचेज पे, मेंटेनेंस ऑफ प्लॉज वाज अ बिग प्रॉब्लम। तो इस तरह की चीजों पे भी काफी खर्चा करना पड़ता था और प्रॉब्लम होती थी। इसके साथ ही देखिए, नॉट कुड सप्लाई बी इजिली गॉट फ्रॉम द पीजेंट्स सिंस देयर प्लॉज एंड बुलेट्स वर बीच जोन थे। और ये सप्लाई जो थी कि जो किसान थे वहां पे काम नहीं कर सकते थे, अपने जो बैल है वो भी नहीं दे सकते थे, ठीक है, खेती करने के लिए, क्योंकि उनके खुद के खेतों में जब चावल होता है तो वहां भी इतना काम है, उनको जरूरत होती थी। तो इस तरह से एट द सेम टाइम इंडिगो प्लांटर्स को भी जरूरतें होती थी। तो लेट 19th सेंचुरी में देखा गया प्लांटर्स वर देयरफॉर एलिक्वेंट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर नीच कल्टीवेशन। तो इंडिगो प्लांटर्स ने काफी ज्यादा एरिया जो था वो नीच कल्टीवेशन के अंतर्गत स्टार्ट कर लिया, काफी एक्सपेंड कर लिया था। लेस देन 25% जो लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो था वो अंडर दिस सिस्टम, ठीक है। 25% से कम का जो इंडिगो प्लांटेशन जो होता था, कल्टीवेशन, वो इस सिस्टम के अंतर्गत होता था। और द रेस्ट वाज अंडर एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन, और जो बाकी का था वो रैयत सिस्टम के द्वारा उत्पादन होता था, यानी पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि किसानों को कि वो उगाएं, ठीक है, फसलों को और कल्टीवेट करें इंडिगो को। इसके बाद देखिए, जो अंडर द रैयत सिस्टम, ठीक है, under the Reyes system, the planters forced the Reyes to sign a contract and agreement on the land of Reyes, ठीक है। तो अब रैयत वाली जो सिस्टम था रैयत के द्वारा, नीच वाली खेती मैंने आपको बता दी। अब देखिए रैयत जो सिस्टम था उसमें किस तरह से होता था। तो अंडर द रैयत सिस्टम जो प्लांटर्स थे उनको फोर्स किया जाता था, रैयत को, यानी जो किसान थे, टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता, यानी एग्रीमेंट, जिसको हम सट्टा बोलते थे, ठीक है, सट्टा। एंड टाइम्स दे प्रेशराइज्ड द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट बिहाफ ऑफ द रैयत, ठीक है। और उसी टाइम ये प्रेशराइज किया जाता था विलेज हेडमैन को, क्योंकि जो वो सारा कंपनी को टैक्स देने वाला था, कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे ऑन द बिहाफ ऑफ द रैयत, रैयत के बिहाफ पे, कि इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करे। यानी अगर रैयत फेल हो जाता है फसल देने में, यानी टैक्स देने में, तो जो विलेज हेडमैन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनी को वहां से टैक्स पे करे। इसके लिए देखिए, दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी ये साइन करता था कॉन्ट्रैक्ट, गॉट कैश एडवांसेस, उसको कैश एडवांस मिलता था फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। प्लांटर्स के से एडवांस मिलता था कैश में और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, टू प्रोड्यूस, किस लिए? इंडिगो को प्रोड्यूस करने में। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता था, बल्कि उसको नील का उत्पादन करना होता था अपनी जमीन पे। बट द लोन कमिटेड द रैयत टू कल्टीवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर इज होल्डिंग। इसके साथ ही लोन में ये भी कमिट किया जाता था रैयत के द्वारा कि आपको कल्टीवेशन करना है इंडिगो का, एटलीस्ट कितने, जितनी भी परसेंट आपके पास जमीन है उसमें 25% जमीन पे आपको इंडिगो उगाना है। जो प्लांटर थे वो प्रोवाइड करते थे बीज और जो ड्रिल, ये सारी चीजें, वाइल द कल्टीवेटर्स जो होते थे वो प्रिपेयर करते थे सॉइल को, बीज डालते थे, बोते थे और फसल को सुरक्षित यानी देखभाल भी करते थे फसल की। और जब फिर फसल पूरी की पूरी डिलीवर हो जाती थी प्लांटर को आफ्टर द हार्वेस्ट, यानी कटाई के टाइम पे, उसके बाद एक न्यू लोन जो था वो फिर से रैयत को दिया जाता था, ताकि फिर से वो नए तरीके से बीज खरीदें, पौधों को लगाएं, फसलों की देखभाल करें और फिर कट करके बेच के और पैसा चुका दें। तो पीजेंट्स हु वर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन सून रियलाइज हाउ हार्ड द सिस्टम वाज। तो पीजेंट्स जो इस तरह के सिस्टम में पहले से आ गए थे लोन लेके ये सब चीजें करने, जो
उनको रियलाइज हो गया था कि जो सिस्टम था बहुत ही हार्श था। क्यों हार्श था? देखिए, बार बार उनको 25% जमीन पे अपनी ये फसल उगाने में मजबूर होना पड़ता था। और एक चीज ये बता दूं कि इंडिगो यहाँ पे इतना क्यों इतने लोगों को प्रॉब्लम होती थी। देखिए, इंडिगो एक कमर्शियल क्रॉप है। बात समझने की ये है, अगर आप फूड क्रॉप उगाते हैं, गेहूं चावल उगाते हैं, तो आप कुछ खाने के लिए अपने फैमिली के लिए रख सकते हैं। बट जब आप इंडिगो उगाते हैं तो आप क्या करोगे? उसको खाओगे क्या? उसको खा भी नहीं सकते, उसको आप बेचोगे ही, ठीक है। और बेचने पे भी आपको आपको तो कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। आपका तो पूरा पैसा बस एक कंडीशन में अप्लाई हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको इतनी प्रतिशत जमीन पर उगाना है 25% पे। आप जब 25% पे उगा रहे हो तो इसकी एक दिक्कत ये भी थी कि इंडिगो की इतनी लंबी लंबी जो रूट्स होती थी, जिससे सारा का सारा पानी ये सोख लेती थी। फर्टिलिटी जो थी सॉइल की, वो भी धीरे धीरे कम होती जाती थी। और एक दिक्कत ये थी कि जब आप अपने फर्टाइल लैंड पे इंडिगो को उगाते थे, उसके बाद जो सॉइल होती थी वो अनफर्टाइल हो जाती थी, बंजर भूमि हो जाती थी, और उसके बाद आप उस पर कोई और क्रॉप नहीं उगा सकते, ठीक है। तो अगर पहले बार पे 25% पे उस जमीन पे इंडिगो उगाया, उसके बाद वो 25% आपकी बंजर भूमि होगी। फिर आपने 25% पे आप जब उगाओगे तो वो आपकी भूमि जो है वो बंजर हो जाएगी। तो इस तरह से जब आपकी धीरे धीरे सारी भूमि बंजर हो गई तो आप कोई और फसल को हार्वेस्ट कर ही नहीं पाओगे। तो ये दिक्कतें थी, इस वजह से जो लोग थे, प्लांटर्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो इसको उगाने से अवॉइड ही करते थे। अच्छा, आप देखिए ब्लू रेबेलियन एंड उसके आफ्टर क्या कंडीशन हुई, ठीक है, नील क्रांति इसको बोलते हैं। तो इन मार्च 1859 में थाउजेंड्स ऑफ जो रैयत थे, जो प्लांटर्स थे, यानी जो किसान थे इन बंगाल, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो इंडिगो नहीं उगाएंगे। एज द रेबेलियन स्प्रेड, धीरे धीरे जब ये विद्रोह बढ़ता गया तो रैयत रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर्स। तो उन्होंने रैयत ने ये भी कह दिया कि हम किसी तरह का जो रेंट है, जो टैक्स है, वो भी पे नहीं करेंगे प्लांटर्स को। और उन्होंने अटैक भी किया इंडिगो फैक्ट्रीज पे, आर्म्ड विद स्वार्ड, जो भी उनके पास तलवारें थी, और जो भी स्पेयर्स, बॉल्स और एरोज जो उन्होंने बनाए थे, भाले, तीर कमान जो बनाए थे, उससे उन्होंने अटैक किया। वीमेन ने भी टर्न अप टू फाइट विद पॉट्स, और जो वीमेन थी उन्होंने भी घर के बर्तनों से, किचन के जो इम्प्लीमेंट्स है, उनसे लड़ना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जब खाने के लिए कुछ नहीं है, अब जब इतनी कंडीशन खराब होगी, जमीन नहीं है किसान पास, तो लास्ट ऑप्शन विद्रोह का ही बचता है। तो दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बॉयकॉटेड, ठीक है। इवन जो प्लांटर्स के लिए काम करते थे, ठीक है, उनका भी सोशली बॉयकॉट कर दिया गया। एंड द गो मथर्स एंड एजेंट्स जो थे प्लांटर्स के, ठीक है, उनको भी पकड़ पकड़ के बहुत पीटा गया। द इंडिगो पीजेंट्स ऑल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स। इवन जो इंडिगो पीजेंट्स थे, उनको थोड़ा लगता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करेंगे उनके स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसके अगेंस्ट? प्लांटर्स के। उनको लगता था कि प्लांटर्स ही सब चीजों की फसाद की जड़ है, और उनको लगता था ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ी अच्छी है। पर उनको ये नहीं समझ में आया अभी तक कि जो ये सब चीजें जो स्टार्ट की थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से हुई थी। तो आफ्टर द रिवॉल्ट, जब रिवॉल्ट हो गया 1857 के बाद, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वॉज पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रेबेलियन। जब इस तरह का रेबेलियन एक तरह का देखा गया, इंडिगो रेबेलियन, तो उनको ये भी था, और 1857 के रिवॉल्ट के बाद की ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अब बहुत ज्यादा और भी पॉपुलर रेबेलियन विद्रोह यहाँ पे हो सकते हैं। तो वैन इन बारासात द मैजिस्ट्रेट एशले एडन इशूड अ नोटिस, एक नोटिस इशू किया इन्होंने यहाँ पे, स्टार्टिंग दैट स्टेटिंग, उन्होंने ये लिखा दैट रैयत वुड नॉट बी कंपेयर टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने थोड़ी सी कंडीशन को सुधारने के लिए स्टेट किया कि जो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एक्सेप्ट करने से जो रैयत है वो मना कर सकते हैं। और ये जो वर्ड है किसने भेजे? क्वीन विक्टोरिया की तरफ से ये आया है, डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। इंडिगो नीड नॉट बी सोन, और ये भी है कि वो अपने आप खेतों में इंडिगो चाहे तो ना भी उगाएं। तो कमीशन हेल्ड एट द प्लांटर्स गिल्टी, और कमीशन ने चेकिंग करी और प्लांटर्स को गिल्टी माना कि जो प्लांटर्स हैं वो दोषी हैं, और क्रिटिसाइज किया जो भी उन्होंने कोएसिव, जो जबरदस्ती मेथड से यहाँ पे इंडिगो कल्टीवेटर्स किया, वो भी गलत था। इट डिक्लेयर दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रैयत, उन्होंने ये भी देखा और ये डिक्लेयर किया जो इंडिगो प्रोडक्शन था उससे जो रैयत है, जो किसान है, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। द कमीशन आस्क्ड द रैयत टू फुलफिल द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बट आल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज टू इंडिगो प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। तो कमिश्नर ने ये भी रैयत को बोल दिया, यानी किसानों को बोल दिया कि अभी तक जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बचे हैं उनको आप पूरा कर दीजिए, बट आपके जाके फ्यूचर में आपको इंडिगो उगाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ? इंडिगो प्रोडक्शन कॉलेज इन बंगाल, और अब जो बंगाल में बिल्कुल इंडिगो प्रोडक्शन था बिल्कुल खत्म हो गया, बंद हो गया। बट द प्लांटर नाउ शिफ्टेड दियर ऑपरेशन टू बिहार, और जो प्लांटर्स थे जो नील की खेती किसानों से जबरदस्ती करवाते थे, उन्होंने, क्योंकि बंगाल में तो कर नहीं पाए, अब वो स्टार्ट, उन्होंने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया बिहार में। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी, बट 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में जब सिंथेटिक डाइज आ गई तो दियर बिजनेस वॉज सेवरली अफेक्टेड, उनका जो बिजनेस था वो बहुत ही इफेक्ट हुआ। और बट yet they managed to expand production, बट फिर भी वो इतना तो मैनेज कर सके थे कि वो अपना प्रोडक्शन एक्सपेंड कर सकें। अगर महात्मा गांधी, जब महात्मा गांधी रिटर्न आए थे, वापस आए थे साउथ अफ्रीका से 1915 में,
तो a peasant from Bihar persuaded him visit चंपारण। तो एक peasant ने बिहार के चंपारण इलाका है बिहार में, तो वहां पे गांधी जी को बुलाया था और उन्होंने वहां पे उस किसान ने बोला था कि देखिए इंडिगो कल्टीवेटर्स की यहाँ पे क्या हालत है। ठीक है, बंगाल में तो पहले पूरी हालत हो चुकी थी, बुरी हालत। अब जब बिहार में शिफ्ट हुआ इस तरह का इंडिगो प्लांटर्स, तो उन्होंने भी महात्मा गांधी जी को ये चीज दिखाई और महात्मा गांधी विजिट इन 1917 मार्क द बिगनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। और इन्होंने फिर महात्मा गांधी जी ने जब 1917 में वहां पे विजिट किया चंपारण में, तब इन्होंने वहां पे देखा इंडिगो प्लांटर्स की क्या हालत है। उसके बाद ही जो चंपारण मूवमेंट, जो इंडिगो प्लांटर्स को सपोर्ट करने के लिए जो फर्स्ट सत्याग्रह था गांधी जी का, वो स्टार्ट हुआ। और सत्याग्रह का मतलब ही था, गांधी जी ने वहां पे साउथ अफ्रीका में रहकर इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम, जिसको हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। तो वहीं से सत्याग्रह स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे इंडिया में 1917 में फर्स्ट जो था सत्याग्रह मूवमेंट, वो चंपारण मूवमेंट यानी इंडिगो प्लांटर्स के सपोर्ट में स्टार्ट किया गया था, जिसमें सत्याग्रह का मतलब ही होता है सत्य प्लस आग्रह, यानी सत्य के लिए अपील करना या आग्रह करना, रिक्वेस्ट फॉर ट्रूथ। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा और साथ ही देखिए नोट्स से काफी अच्छे से हो भी जाता है क्लियर। तो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।